कहानी की शुरुआत में हमें मिन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमदर और मॉम के साथ रहता था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही मिन की मॉम को एक बाइक वाले ने उनकी टैक्सी के पास में ही टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मॉम के मरने के बाद ग्रैंडमदर और घर की सारी जिम्मेदारी मिन के कंधों पर आ गई, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद करके अपनी मॉम की टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। मिन सुबह से लेकर देर रात तक टैक्सी चलाता रहता था। अब हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में बैठता है और उससे कहता है कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। उस पैसेंजर को अपनी बच्ची के स्कूल पर जाना था, इसलिए वो उन्हें वक्त पर वहां पहुंचा देता है। वो आदमी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और उसे खुश होता हुआ देखकर मिन को भी खुशी मिलती है। अब हम मिन के दोस्त सियोक को देखते हैं जो काफी रिच फैमिली से था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो अपने दम पर कुछ कर सके। जिसके बाद सियोक ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया था और आज उसके अंदर काफी सारी टैक्सीज चलती थी। सियोक मिन के साथ एक महंगे इटालियन स्पीकर को लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कुछ चोर उसे लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद मिन उन चोरों का पीछा करता है और आखिरकार कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर वो उन्हें पकड़ भी लेता है। वो चोर रात के वक्त ऐसे ही कई चोरियां किया करते थे, इसलिए ऑफिसर मिन का उस चोर को पकड़वाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगली सुबह मिन ग्रैंडमदर और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी टैक्सी को साफ कर रहा था तो तभी उसे बैक सीट के नीचे से एक फोन मिलता है। मिन को लगता है कि शायद ये फोन उसके किसी पैसेंजर का होगा, जिसके बाद वो उसे ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे एक जोर का झटका लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने 3 महीने से अपने घर की ईएमआई नहीं भरी है, इसलिए अगर तुमने अगले महीने तक अपना होम लोन नहीं चुकाया तो ये घर हम किसी और को बेच देंगे। अब ये सारी बातें सुनकर मिन बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतने कम वक्त में वो इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से अरेंज करेगा। अब रात को मिन की टैक्सी में कुछ लड़कियां आकर बैठ जाती हैं जिन्होंने अपने ऊपर भूत का मेकअप लगाया हुआ था। वो लड़कियां मिन से कहती हैं कि हमें कब्रिस्तान ले चलो, जो सुनकर मिन बहुत डर जाता है। लेकिन जब वो कब्रिस्तान पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। जिसके बाद मिन उन लड़कियों को वहां छोड़कर अपने घर लौट जाता है। लेकिन तभी वो मिरर में देखता है कि उसकी टैक्सी की बैक सीट पर एक लड़की बैठी हुई है जो दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। मिन को लगता है कि शायद ये भी उन्हीं लड़कियों के साथ होगी, इसलिए वो उससे कहता है कि आपकी फ्रेंड्स तो पहले ही उतर चुकी है, लेकिन आप अब तक यहाँ क्यों बैठी हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी उतर जाती हूँ। लेकिन मिन जब उस लड़की को उतारने के लिए अपनी टैक्सी रोकता है तो वो लड़की बिना डोर ओपन किए ही टैक्सी के आर पार हो जाती है। वो टैक्सी से उतरकर जैसे ही उससे थोड़ा दूर जाती है तो अचानक से कोई एनर्जी उसे काम में धकेल देती है। ये सब देखकर मिन वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोचता है कि शायद उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बगल वाली सीट पर वही लड़की मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और डर के मारे टैक्सी से उतरकर भाग जाता है। तभी एक ऑफिसर टैक्सी को बीच रोड पर देखकर उसे हटाने के लिए आता है, जिस पर मिन ऑफिसर से कहता है कि मेरी कार में कुछ तो अजीब है, इसलिए प्लीज आप जाकर उसे चेक कर लो। लेकिन जब वो ऑफिसर उस कार को चेक करता है तो उसे वहाँ पर कुछ अजीब नहीं लगता। जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी में जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो लड़की दोबारा से उसकी कार में वापस आ जाती है। मिन उससे डर रहा था। तभी वो उससे पूछती है कि क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। जिस पर मिन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम जो कोई भी हो प्लीज यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो आत्मा उस टैक्सी से दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि जैसे ही वो उस टैक्सी से दूर जाती तो कोई एनर्जी वापस से उसे उस टैक्सी में ले आती, क्योंकि किसी वजह से वो आत्मा उस टैक्सी से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ कब्रिस्तान के पास हम एक आदमी को देखते हैं जो शायद किसी के कब्र पर आया था। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर का मैसेज आता है जो उसे बता रहा था कि आपकी बेटी का केस एक नए ऑफिसर को दे दिया गया है, जो बहुत जल्द आपकी बेटी के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। तभी हम उस आदमी के पास उसकी बेटी की फोटो को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसकी आत्मा मिन के कार में थी। इस लड़की का नाम कैंग था। अब हमें वापस से टैक्सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिन कैंग की आत्मा के साथ अपने पैसेंजर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन कैंग के उस टैक्सी में होने की वजह से जो भी पैसेंजर मिन की टैक्सी में बैठता था उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती थी, जिस वजह से सारे पैसेंजर्स बीच रास्ते में ही उसकी टैक्सी से उतर जाते थे और इस वजह से मिन को नुकसान होने लगा था। और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने होम लोन की अमाउंट को कैसे चुकाएगा। फिर रात को वो अपने घर आ जाता है और कैंग भी उसके साथ थी, क्योंकि मिन ने अपनी टैक्सी वहाँ से बस थोड़ी ही दूर पार्क की थी, नहीं तो कैंग की आत्मा डिस्कनेक्ट हो जाती और उसे घर के बाहर ही रहना पड़ता। कैंग उस जगह के आसपास देखने लगती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उस जगह को पहले से जानती हो। फिर ग्रैंडमदर जब मिन को देखती है तो वो उसे बहुत डांटती है, क्योंकि आज उसने घर आने में बहुत देर कर दी थी। जिसके बाद मिन सोने के लिए चला जाता है, लेकिन रात भर उसे बस डरावने सपने आते हैं। अगली सुबह ग्रैंडमदर उसे टेम्पल पर लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन मिन उन्हें अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है, क्योंकि टैक्सी के अंदर तो कैंग की आत्मा थी, जिससे ग्रैंडमदर
की भी तबीयत खराब हो सकती थी, लेकिन ग्रैंडमदर उसकी एक नहीं सुनती और टैक्सी में जाकर बैठ जाती है। मिन उन्हें टेम्पल के लिए लेकर निकल जाता है और पूरे रास्ते में ये पूछता रहता है कि आप कैसा महसूस कर रही हो। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडमदर को भी बहुत अजीब फील होने लगता है, लेकिन तब तक वो लोग टेम्पल पहुंच जाते हैं और ग्रैंडमदर अंदर चली जाती है। तभी मिन टेम्पल के बाहर कुछ शेमन्स यानी झाड़फूंक करने वालों को देखता है, इसलिए वो उनसे अपनी टैक्सी पर झाड़फूंक करने के लिए कहता है, लेकिन इस झाड़फूंक से कैंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो मिन से कहती है कि वो ये सब बंद करवा दे क्योंकि इससे उसके कानों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जिसके बाद मिन झाड़फूंक बंद करवा देता है। तभी मिन को एक कॉल आता है जो कि एक डॉक्टर का था। मिन डॉक्टर को लेकर निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी अजीब महसूस नहीं होता। जिसके बाद कैंग उससे कहती है कि क्या तुम देख रहे हो कि इसे तो कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा, मतलब कि जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी वजह से नहीं हो रहा था। इसके बाद मिन डॉक्टर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और हॉस्पिटल के बाहर एक लड़की को एम्बुलेंस से बाहर लाया जा रहा था। इस सीन को देखकर मिन को कुछ याद आने लगता है, जहां से हमें पता चलता है कि उसी डॉक्टर ने मिन की मॉम को बचाने की कोशिश की थी। इसलिए मिन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाता है। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर मिन को उसकी फ्रेंड सूरी भी मिल जाती है। जिसके बाद मिन उन दोनों को ही थैंक यू बोलता है और कैंग भी ये सब देख रही थी। जिसके बाद मिन अपने घर आ जाता है, जहाँ पर कैंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज वो टैक्सी को घर के पास ही पार्क करे क्योंकि बाहर लाइट्स नहीं रहती तो मुझे बहुत डर लगता है। जिस पर मिन कहता है कि भला किसी भूत को अंधेरे से डर कैसे लग सकता है, लेकिन वो उसकी बात मानता है और टैक्सी को अपने घर के पास पार्क कर देता है। अब कैंग को वो घर और उसके आसपास का एरिया और भी ज्यादा जाना पहचाना लगने लगा था, लेकिन मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह कैंग मिन के साथ काफी अच्छे से बिहेव करती है क्योंकि पिछली रात मिन ने उसे बता दिया था कि उसे अपना होम लोन चुकाने के लिए पैसों की जरूरत है। कैंग कहती है कि अब से पैसेंजर को तुम पीछे बैठाना, मैं आगे बैठ जाया करूंगी जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर रास्ते में उन्हें एक पैसेंजर मिलता है तो मिन उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आकर बैठने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, क्या मैं सच में अंदर आ जाऊं? पर मिन उसकी बात समझ नहीं पाता और उसे हाँ बोल देता है। लेकिन तभी वो आदमी कार के दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ जाता है और ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मिन अपनी टैक्सी साइड में पार्क करके कहता है कि मेरी टैक्सी कोई भूतों का अड्डा नहीं है, मुझे तो एक पे एक फ्री मिल गया। जिसके बाद मिन गुस्से में अपनी टैक्सी को बेचने के लिए चला जाता है ताकि उन भूतों से उसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ पर उसे एक और भूत मिल जाता है और वो मिन से हाथ जोड़कर उससे मदद मांगने लगता है क्योंकि उस आदमी की मौत से पहले उसकी बेटी की जान खतरे में थी और वो उसके इलाज के लिए ज्वेलरी बेचने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर वो मिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ज्वेलरी को उसकी बेटी को जाकर दे दे। मिन उसकी बातों को मान जाता है और उसकी मदद करने के लिए निकल जाता है। हॉस्पिटल के बाहर वो बच्ची अकेली थी। फिर जैसे ही उसकी मॉम अंदर से बाहर आती है तो वो अपनी मॉम से कहती है कि अब आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बताती है कि डैड के एक दोस्त आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि डैड ने उन्हें मुझे ये देने को कहा था। ये सब देखकर उस बच्ची की माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उन्हें देखकर मिन, कांग और तीसरा भूत भी इमोशनल हो जाता है। वहीं पर उस बच्ची के डैड भी खड़े थे जो बहुत खुश थे और अब वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई थी, तो अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। तभी वो बच्ची मिन के पास आती है और उसके हाथ पर गोल्ड की एक रिंग रख देती है और कहती है कि उसके पिता ने उससे कहा था कि जब मेरा दोस्त तुम्हें ये रिंग्स देने आए तो तुम एक रिंग उन्हें दे देना। ये सब देखकर मिन बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी कैंग उसे एक आइडिया देती है। वो कहती है कि अब जब दो आत्माएं पहले से तुम्हारी टैक्सी में हैं, तो अब कोई पैसेंजर तो तुम्हारी टैक्सी में आने वाला नहीं, इसलिए क्यों न तुम अपनी टैक्सी को एक गोस्ट टैक्सी बना दो जहाँ पर तुम आत्माओं की आखिरी इच्छा को पूरा करोगे और इसके बदले तुम्हें ऐसे ही गोल्ड्स या फिर पैसे मिल सकते हैं। मिन को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो सपने भी देखने लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। तभी वो तीसरी आत्मा जिसका नाम ली होता है उसे बताता है कि उसके पास कई सारे सोने के बिस्किट हैं, यानी कि एक ही बार में मिन अपने सारे लोन को चुका पाएगा। इसलिए वो फौरन उस भूत के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर ली मिन से कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोने का बिस्किट है। ये सुनने के बाद मिन बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये आत्माएं मिलकर मुझे तो पागल ही कर देंगी। तभी ली उसे अपनी एक आखिरी इच्छा के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ है। जब वो जिंदा था तो उसका सपना था कि वो अपनी वाइफ को एक बाथटब दिलाए, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे कि वो बाथटब अफोर्ड कर पाए। लेकिन अब जब वो मर गया था तो वो अपनी वाइफ को ये गिफ्ट देना चाहता था, मतलब के गोल्ड बार बेचकर अब मिन को बाथटब लेना पड़ेगा और इसके बाद जो पैसे बचेंगे सिर्फ वही मिन को मिलेंगे। मिन ली की बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ आने से पहले तो उसने कहा था कि उसके पास ढेर सारे गोल्ड के बिस्किट है। इसलिए वो गुस्सा होकर अपने घर के लिए निकल जाता है और ली वहीं रह जाता है। कैंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे ली की मदद करनी चाहिए, लेकिन मिन यहाँ पर बहुत नाराज हो चुका था, इसलिए वो किसी
किसी की कोई बात नहीं सुनता। फिर जब वो घर आकर ग्रैंडमदर से बात कर रहा था तो उसे याद आता है कि बचपन में उसकी माँ भी उसे बाथटब में नहलाती थी। इसलिए अगले दिन वो कैंग को लेकर ली के घर के लिए निकल जाता है और तभी कैंग सोचती है कि भले ही मिन दिन रात पैसा पैसा करता रहता है लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ली उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होता है। मिन ली का कजिन बनकर उसके घर गया था, जिसके बाद ली की वाइफ उसे घर के अंदर बुलाती है और फिर वो ली की वाइफ को किसी काम में बिजी करके ली की बताई हुई जगह से जाकर उस गोल्ड बिस्किट को निकालकर अपने पास रख लेता है और इस तरह से ये अपने प्लान में सक्सेसफुल रहते हैं। पर तभी ली की वाइफ को एक आदमी की कॉल आती है और वो ली की वाइफ से कहता है कि आपके हस्बैंड का कॉम्पनसेशन अमाउंट प्रोसेस हो चुका है और अब आप उसे ले जा सकती है। दरअसल ली की मौत कंपनी में काम करने के दौरान ही हुई थी और इसके बदले कंपनी उसकी फैमिली को एक बड़ी अमाउंट देने वाली थी। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो अचानक से ली की मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसकी वाइफ से दुख बांटने लगती है और इसके बाद वो ली का मेमोरियल भी अरेंज करती है। जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ पर कीवी रखती है जिससे ली को एलर्जी थी और वो कहती है कि ये मेरे बेटे का फेवरेट है। ये सब देखकर ली मिन से कहता है कि मेरी मॉम तो मुझे बचपन में ही ऑर्फनेज छोड़कर चली गई थी, तो अब ये वापस कैसे आ गई। ली की मॉम ली की वाइफ से पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसी थी, जिस पर ली की वाइफ यानी सू बताती है कि उन्होंने कभी शादी की ही नहीं थी बल्कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह रहते थे। और जब ये बात ली की मॉम को पता चलती है तो इस बात का फायदा उठाकर वो औरत सारा कॉम्पनसेशन अमाउंट क्लेम कर लेती है, क्योंकि ऑफिशियली ली और सू हस्बैंड वाइफ नहीं थे। कॉम्पनसेशन वाला अमाउंट जब ली की मॉम ले लेती है तो ली को एक जोर का झटका लगता है, लेकिन मिन को शक था कि वो औरत ली की असली माँ नहीं है और ली को भी पता नहीं था कि उसकी माँ बूढ़ी होकर कैसी दिखती है, क्योंकि उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसलिए मिन उस औरत का पीछा करके उसके घर पहुँच जाता है। यहाँ पर उसे उनकी एक फोटो मिलती है पर यहाँ उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद वो ली से पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज है जिससे हम ये कंफर्म कर सके कि ये तुम्हारी असली माँ है, जिस पर ली बताता है कि उसकी माँ के राइट हैंड पर एक चोट का निशान था। मिन के चेक करने पर उसे इस औरत के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान मिल जाता है, यानी कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे और उल्टा वो औरत मिन और सू पर ही ये इल्जाम लगा देती है कि उन दोनों ने मिलकर उसके बेटे को मार दिया। और ये सब सुनकर सू वहीं बेहोश हो जाती है। कैंग को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर डोजन सू को बताता है कि सू तो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। अब ये बात सुनकर मिन को एक आइडिया आता है और वो ली की माँ का डीएनए टेस्ट करवाता है, लेकिन उसका डीएनए ली के डीएनए से मैच नहीं करता, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि वो औरत ली की असली माँ नहीं है। इससे पहले कि मिन ऑफिसर को बुलाता, वो दोनों फ्रॉड लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जब मिन सू को घर छोड़कर वापस जा रहा था तो वो अपनी टैक्सी में देखता है कि कॉम्पनसेशन वाला डॉक्यूमेंट तो वहीं पड़ा था, तो वो उसे देने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ तो दरवाजा बंद था और जब वो अंदर देखता है तो अंदर वो दोनों फ्रॉड लोग पहले से ही बैठे हुए थे और उन लोगों ने सू को बंदी बना लिया था। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देंगे। मिन के काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था और ली अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देख रहा था। वो प्रे करता है और पूरी ताकत से दरवाजे पर मारता है और तभी एक चमत्कार होता है और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद मिन अंदर आकर उन दोनों को मारकर पकड़ लेता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां आकर उन्हें वहां से ले जाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे करके ली की वाइफ की जान बच जाती है। इसके बाद मिन सू को बता देता है कि वो उसके हस्बैंड का कोई कजन नहीं है, बल्कि वो तो उसे जानता भी नहीं था, लेकिन वो उसकी आत्मा से मिला, जिसके बाद उसने उससे हेल्प करने को कहा। सू को उसकी बातें बहुत अजीब लगती है और वो हैरानी से उसकी बातों को सुन रही थी। फिर मिन बताता है कि वो आपके पास ही है और वो आपको सुन और देख सकता है, लेकिन सू को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। इसलिए ली जो बातें कहता है वो बातें मिन रिपीट करने लगता है, जिससे अपने हस्बैंड की सारी बातें वो सुन सके। वो कहता है कि सू, क्या तुम्हें याद है कि बचपन में हम दोनों स्कूल के लिए बहुत जल्दी निकलते थे ताकि एक साथ हम आसमान में बने सितारों को देख सके। हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए हमें तारे अपने लगते थे। ये सब बातें सुनकर सू बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहता है कि याद है न, मैंने कहा था कि अगर हमारा बेबी होता है तो हम उसका नाम स्टार रखेंगे, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम उसका नाम स्टार ही रखना, और अगर मुझे उसकी याद आएगी तो मैं आसमान में उसे देख लिया करूंगा। ये सब सुनकर सू बहुत इमोशनल होकर रोने लगती है। वो इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि सच में वो उन सारी बातों को अपने हस्बैंड से सुन पा रही है। ली कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया, जिसके बाद ली एक स्माइल देकर गायब हो जाता है, यानी कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। इसके बाद मिन और कैंग वहाँ से अपने घर चले आते हैं। घर पहुँचने के बाद ग्रैंडमदर मिन को बताती है कि पुलिस को शक है कि मिन की मॉम का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था, इसलिए वो अभी भी उस बाइक वाले की तलाश कर रहे थे। फिर वो बताती है कि आज कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी इस केस के सिलसिले में मुझ
मुझसे मिलने के लिए आए थे। अब जब ग्रैंडमदर ये सारी बातें मिन को बता रही थी तो तभी मिन नोटिस करता है कि कैंग के हाथ में जो चीज बंधी हुई है वो उसकी मॉम का हेयर बैंड है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि उसकी मॉम का हेयर बैंड कैंग के पास कैसे आया। तभी ग्रैंडमदर मिन को एक फोटो दिखाते हुए उससे पूछती है कि तुम्हारे मॉम वाले फोन पे ये प्यारी सी लड़की कौन है। ये देखकर मिन शॉक हो जाता है कि उसकी मॉम और कैंग एक साथ कैसे हैं। कैंग अपनी फोटो देखकर खुश होती है और कहती है कि वाओ, मैं तो बिल्कुल परी दिखती हूँ। जिस पर मिन कहता है कि तुम परी नहीं बल्कि एक चुड़ैल हो। लेकिन इसके बाद वो बस यही सोचता रहता है कि आखिर कैंग उसकी मॉम को कैसे जानती थी। अब अगली सुबह पुलिस ऑफिसर्स मिन को मिलने के लिए बुलाते हैं और यहाँ पर वो उसी पर ही शक कर रहे थे कि कहीं उसी ने तो अपनी मॉम को नहीं मार दिया। ऑफिसर की बातों से नाराज होकर मिन उन पर चिल्लाने लगता है। अब हमें उसके फ्लैशबैक से एक्सीडेंट वाला सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि एक्सीडेंट से कुछ देर पहले मिन अपनी मॉम से ही बात कर रहा था और इसलिए एक्सीडेंट होते ही वो अपनी मॉम की आवाज को सुन लेता है और फौरन भागता हुआ वहां पर पहुंचता है। तब तक आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुला लिया था, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। लेकिन जगह कम होने की वजह से वो दूसरी टैक्सी लेकर आता है। उसने अपनी मॉम वाली टैक्सी को वहीं पर रहने दिया था ताकि एविडेंस गायब न हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी ऑफिसर्स आज उसी पर शक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में मिन की दोस्त सूरी को दिखाया जाता है, जिसे ग्रैंडमदर कॉल करके घर पर खाने के लिए बुलाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि मिन और सूरी का रिश्ता दोस्ती से काफी ज्यादा क्लोज आ जाए। दूसरी तरफ हम डॉक्टर डोजन को देखते हैं, जो एक दूसरे डॉक्टर को, जिसका नाम जिंगवू था, नोटिस करता है कि वो पेशेंट का गलत इलाज कर रहा था। वहाँ पर उस पेशेंट की जान तो बच जाती है, पर बाद में नर्स को बुलाकर डॉक्टर डोजन बाकी के ऑपरेशंस पे नजर डालता है और वो ये देखकर हैरान हो गया था कि जिंगवू के आने के बाद हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स की जान जाने लगी थी। वो जिंगवू को निकालने का सोचने लगता है, लेकिन जिंगवू उससे कहता है कि अगर मैं बुरा हूँ तो तुम कौन से अच्छे हो, तुम्हारा राज मैं जानता हूँ। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिंगवू के पास कई सारे रेयर मेडिसिन और इंजेक्शंस थे जिन्हें वो छुपा कर रखता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पैसेंजर मिन की टैक्सी में आकर बैठता है, जो थोड़ा अजीब था, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो एक शेमन है, यानी वो भूतों को देख सकता था। फिर वो मिन को बताता है कि इस लड़की की आत्मा तुम्हारी टैक्सी से नहीं जुड़ी बल्कि टैक्सी में रखे किसी सामान से जुड़ी है। तभी मिन को वही व्हाइट कलर का पुराना फोन याद आता है, जिसके बाद जब वो उसे लेकर दूर जाता है तो कैंग अचानक उड़कर उसके पास खींची चली आती है, यानी कैंग की आत्मा उसी फोन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर इन दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस भी हो जाता है, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पाते। बाद में फोन का चार्ज खत्म होने की वजह से कैंग गायब हो जाती है। अब मिन फौरन घर आकर उस फोन का चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन उस फोन का चार्जिंग पोर्ट काफी डिफरेंट था, क्योंकि अब ऐसे पोर्ट वाले चार्जर्स नहीं मिलते। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कल वो मार्केट से नया चार्जर ले आएगा, लेकिन कल वो ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पर चला जाता है। अब क्योंकि कैंग उसके साथ नहीं थी तो उसे सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, और जब ग्रैंडमदर उस पुराने फोन को देखती है तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। मिन उसे निकाल नहीं पाता, लेकिन बाद में उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और उसे बहुत सारे पैसेंजर्स भी मिलते हैं। एक पल को वो सोचने लगता है कि मैं कैंग को भूल जाऊं, और इस बीच हमको कैंग दिखती है जो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी, जहां पे उसकी हालत खराब हो रही थी और अगर जल्दी उसे नहीं बचाया गया तो वो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिन के दोस्त सियोक को दिखाया जाता है, जो अपनी टैक्सीज को लीज पर भी देता था, जिसमें से एक टैक्सी उसने यूनसू नाम की एक लड़की को दी थी, जो मिन और सियोक की कॉमन फ्रेंड थी। यूनसू की मॉम को भूलने की बीमारी थी, इसी वजह से वो उन्हें लेकर ही ट्रैवल करती थी, लेकिन आज उसकी मॉम कहीं गायब हो गई थी। इसलिए यूसू, सियोक और मिन के साथ मिलकर अपनी मॉम को हर जगह ढूंढती है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो उन्हें एक पुलिस ऑफिसर के पास मिलती है। दरअसल वो एक बच्ची के साथ खेल रही थी और ये देखकर उस बच्ची की माँ को लगा कि ये औरत उसकी बच्ची को परेशान कर रही है, इसीलिए बच्ची की माँ ने उन्हें पुलिस वालों को दे दिया। ऑफिसर से अपनी मॉम को छुड़ाने के बाद यूनसू मिन से कहती है कि पता है, मेरी मॉम पूरी दुनिया के लिए एक भूत की तरह है। लोग उन्हें देखते तो है, लेकिन असलियत में कोई उन्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी जो है और वो किसी को याद नहीं रख पाती, और उनका तो अब मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मिन को एहसास होता है कि कैंग तो सच में एक भूत है, उसका भी इस दुनिया में उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए वो वहाँ से जाकर उस डस्टबिन से फोन निकालकर एक नया चार्जर खरीद के उसे चार्ज करता है, और उस फोन के ऑन होते ही कैंग वापस से इस दुनिया में आ जाती है। वो आते ही उसके हाथ पर गिर जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, जिस पर वो कहता है कि 4000 रुपये का चार्जर खरीद कर। तो कैंग उससे कहती है कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान जिसे सिर्फ पैसों से मतलब है, वो मेरे लिए इतना पैसा क्यों खर्च करेगा, तुमने तो सच में मेरा दिल जीत लिया। अब वो वापस से उसके साथ टैक्सी में निकल जाती है, लेकिन पैसेंजर्स दोबारा से टैक्सी में बैठने से मना करने लगते हैं और बैंक वाले नोटिफिकेशन भेजकर उसे शॉक देते रहते हैं। तो अब मिन को बहुत बुरा भी लगने लगा था, पर कैंग दोबारा से उसे गोस्ट टैक्सी का आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरी डोजन को बहुत पसंद करती
थी। वो डोजन के साथ अपने एक चाइल्ड पेशेंट का फ्यूनरल अटेंड करने जाती है जिसकी मौत टाइम पर इलाज ना होने की वजह से हो गई थी। डॉक्टर डोजन अपने पेशेंट से पर्सनली अटैच रहता था और उसे उनकी सच में बहुत परवाह रहती थी और उसकी यही सारी बातें सूरी को बहुत पसंद आती थी। डोजन जिंगवो की किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। इन दोनों के बीच क्या चल रहा था ये हमें कहानी आगे बढ़ने पर पता चलेगा। अगले दिन मिन कैंग को एक टैक्सी स्टैंड पर लेकर जाती है जहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ गोस्ट पैसेंजर्स ही रहते थे। यहाँ पर उन्हें एक लड़के की आत्मा मिलती है और ये लड़का कैंग के बचपन का दोस्त निकलता है और वो कैंग को देखते ही उसे उसके नाम से बुलाता है। जिसके बाद वो लड़का मिन और कैंग को कैंग की पहचान के बारे में बताता है। अपने बारे में जानकर कैंग बहुत खुश होती है। जिसके बाद वो दोनों को लेकर अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो उन दोनों को अपनी और कैंग की बचपन की फोटोज दिखाता है। अब ये देखकर कैंग बहुत खुश होती है क्योंकि इतने दिनों के बाद आखिर किसी ने तो उसे उसकी पहचान बताई और इस लड़के का नाम सनबू था। फिर वो कैंग से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ जो लड़का है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर कैंग ना में जवाब देती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सनबू मिन से कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक सपना पूरा करना होगा। जिसके बाद सनबू मिन को बताता है कि मैं कैंग को डेट करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि आत्माएं अपने कपड़े कैसे चेंज कर सकती है। उन्हें कपड़े चेंज करने के लिए बस कपड़ों के आर पार जाना होगा। जिसके अगले दिन सनबू और कैंग साथ में कपड़ों की शॉपिंग पर जाते हैं और कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद ये दोनों मूवी डेट पर भी जाते हैं। सनबू और कैंग एक प्यारे कपल की तरह सारे पल एंजॉय कर रहे थे और मिन इन्हें देखकर जेलस फील कर रहा था। सनबू कैंग को प्रपोज करने का डिसाइड करता है और इसके लिए उसने बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, लेकिन मिन उसे उस दिन वहाँ लेकर ही नहीं जाता। वो उससे कहता है कि तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर कैंग उससे कहती है कि मैं सनबू से प्यार नहीं करती बल्कि मैं तो बस उसके साथ इसलिए थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके और तुम अपना लोन का अमाउंट चुका सको। अब ये बातें सुनकर मिन का दिल भर आता है और वो अगले दिन उसे सनबू के पास लेकर चला जाता है। इधर मिन बाहर बैठा हुआ अपने दोस्त सियोक से बात कर रहा था। सियोक उससे कहता है कि अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे जाकर अपने दिल की बात बता दो। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तब भी ज्यादा से ज्यादा बुरा ही तो लगेगा, पर ना बताने से तो बेहतर ही होगा। मिन कहता है कि वो लड़की किसी और के साथ है तो सियोक कहता है कि तब तो तुम्हें और जल्दी करनी चाहिए। वही हम देखते हैं कि सनबू कैंग को प्रपोज करने जा रहा था लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता और उसे कहता है कि कैंग तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे आत्माओं की मुक्ति के बारे में कुछ बातें पता चली है। एक आत्मा इस दुनिया से सिर्फ दो तरह से ही जा सकती है। पहला, अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए तब, और दूसरा, जब एक आत्मा को प्यार हो जाए। मैं जब इंसान था तो मैं तुमसे प्यार करना चाहता था और आत्मा बनकर मेरा ये आखिरी सपना आखिरकार पूरा हो गया और अब शायद मैं यहाँ से जा पाऊंगा। कैंग उसे कहती है कि मुझे मेरी पहचान बताने के लिए दिल से तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम किसी भी इंसान से प्यार मत कर लेना वरना मेरी तरह गायब हो जाओगी और अपनी खोई हुई यादाश्त को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। और अब जैसे ही मिन वहाँ पर पहुँचता है तो सनबू गायब हो जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि मिन और कैंग दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। लेकिन कैंग अपने कदम पीछे कर लेती है क्योंकि अगर वो मिन से प्यार करेगी तो वो भी सनबू की तरह गायब हो जाएगी। मिन कैंग के सर पर टैलिस्मन रखकर उसे इजहार करने के लिए कहता है। टैलिस्मन सर पर रखकर जब कैंग अपनी आंखें बंद करती है तो तभी उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो उन्हीं ओल्ड मैन के साथ थी जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में कैंग की कब्र पर देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन भी एक पुलिस ऑफिसर रह चुके थे और कैंग उन्हीं की ही बेटी थी और वो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर ही थी। फिर हम उन्हीं दोनों ऑफिसर्स को देखते हैं जो मिन की मॉम और कैंग का केस देख रहे थे। वो कैंग के डैड से मिलने पहुंचते हैं जहां पर हम कैंग के डैड को देखते हैं जो कोई तो राज छुपा रहे थे। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि मिन की मॉम को एक बाइक ने उड़ाया था और उस इंसान का चेहरा हेलमेट की वजह से नहीं दिख रहा था। वो लड़का था या लड़की कुछ समझ नहीं आता। वो फिर से उस फुटेज को चेक करते हैं तो उसे चेक करने पर उन्हें वही हॉस्पिटल मिलता है जहां पर डॉक्टर डोजन और सूरी काम करते थे। अब इनका शक उस हॉस्पिटल के ऊपर भी था क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मिन की मॉम को यहीं पर लाया गया था। अगले दिन मिन और कैंग को एक छोटा सा पैसेंजर मिलता है और वो बच्चा कैंग को देख पा रहा था। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। फिर वो मिन से कहता है कि आपकी टैक्सी तो इच्छाओं को पूरा करती है ना, इसलिए क्या प्लीज आप मेरी सिस्टर को ढूंढ सकते हैं, वो कई दिनों से लापता है। मिन कहता है कि शायद इसे ऑफिसर्स के पास लेकर जाना चाहिए। वो बच्चा उन्हें बताता है कि ऑफिसर्स और टीचर ने कहा कि मेरी सिस्टर घर छोड़ के भाग गई। कल मेरा बर्थडे था और आज तक उसने कभी मेरी बर्थडे के दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा और प्लीज आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। मिन उससे उसके घर का पता पूछता है जिसके बाद वो उसे उसके घर ले जाते हैं। वहाँ पर उसकी दादी थी जो मिन को शुक्रिया करती है कि वो उसके पोते को घर लेकर आ गया और साथ ही साथ वो उन्हें कुछ पैसे भी देती है। मिन उनसे कहता है कि इतने कम पैसे, इसलिए
वो कुछ और पैसे लेने अंदर चली जाती है। कैंग उससे कहती है कि तुम एक बच्चे और एक बूढ़ी औरत से पैसे ले रहे हो। तभी मिन वो सारे पैसे उस बच्चे को देकर कहता है कि अब प्लीज अपनी दादी के साथ रहना। जिसके बाद वो उनके घर पे खाना भी बना देता है और उसके बाद वो उस बच्चे की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि वो बेवजह किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। लेकिन कैंग के काफी मनाने के बाद वो आखिरकार मान जाता है और अगले दिन वो दोनों उस बच्चे की बहन की दोस्तों के पास उनसे मिलने जाते हैं। वो सारी लड़कियां अमीर घरों से थी और वो सारी की सारी मिलकर उस बच्चे की बहन सेरा पर इल्जाम लगाने लगती हैं कि वो लड़की ही घर छोड़कर भाग गई होगी। उन सभी लड़कियों में से सिर्फ एक लड़की थी जो सेरा की बुराई नहीं सुन पाती और वहाँ से भाग जाती है। मिन और कैंग ये देखकर उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और रास्ते में कुछ गुंडे इन पर हमला भी कर देते हैं। इन गुंडों को उन्हीं बाकी सब लड़कियों ने भेजा था, पर तभी सेरा की बेस्ट फ्रेंड भी उन गुंडों को देख लेती है और रास्ते में वो ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो उनकी मदद करें। और ये दोनों वही ऑफिसर्स थे जो मिन की मॉम का केस देख रहे थे। जिसके बाद वो उन गुंडों से मिन और कैंग को बचा लेते हैं। अब मिन को बहुत ज्यादा चोट आई थी जिसका इलाज डॉक्टर डोजन करता है। कैंग बाद में उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई, ये सब करने के लिए मैंने ही तुम्हें कहा था। जिस पर मिन कहता है कि फिक्र मत करो, ये सब मैंने खुद ही सोचा था, हम उसे ढूंढने दोबारा जाएंगे। लेकिन फिर अगली सुबह एक नदी के पास से सेरा का बैग और उसका फोन मिलता है जिसमें उसका आखिरी लिखा नोट था, यानी कि उसने सुसाइड कर ली थी। ऑफिसर्स इसे सुसाइड मानकर केस को बंद कर देते हैं। लेकिन नोट को देखकर कैंग को शक होता है कि ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि सेरा के कमरे में कैंग ने सेरा की हैंडराइटिंग और एक चीज नोटिस की थी, और वो ये कि उसके हर एक नोट के बाद उसका सिग्नेचर जरूर होता है जो इस फोन वाले नोट में मिसिंग था, और वो ये बात मिन को बताती है। इसके बाद हमें सेरा की बेस्ट फ्रेंड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे स्कूल में सेरा की बेस्ट फ्रेंड को हमेशा बुली करते थे और सेरा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसलिए वो हमेशा उसे हिम्मत दिया करती थी कि वो बुली होने से ना डरे और डटकर हिम्मत से उसका सामना करे। उन बुलीज की लीडर सुमिन हमेशा उसको डराती थी। एक दिन एक पहाड़ की चोटी पर वो लोग ऐसा ही कर रहे थे, तभी सेरा अचानक उसकी मदद के लिए पहुंचती है और पहाड़ पे हाथापाई होने लगती है, जिसकी वजह से सेरा की गिरकर मौत हो जाती है। और ये देखकर सुमिन बहुत ज्यादा डर गई थी। वो बाकी लोगों को भी सच बताने से डरा देती है, क्योंकि अगर वो सच बताते तो वो सभी फंस जाते। और सेरा की बेस्ट फ्रेंड ये बात मिन को बता देती है। अब वो तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और हर तरफ वो सेरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन पहाड़ की चोटी पर से अचानक मिन भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन कैंग अचानक से उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेती है। अब कैंग को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने मिन का हाथ कैसे पकड़ लिया, क्योंकि वो तो खुद एक आत्मा है। इसके बाद उन्हें सेरा की बॉडी मिल जाती है और वो लोग उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं, और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, यानी कि उन लोगों ने उसे जिंदा ही वहाँ पर छोड़ दिया था। वो छोटा बच्चा यानी उसका भाई और उसकी ग्रैंडमदर दोनों ही जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर डू जिन सेरा को बचा नहीं पाता। जिसके बाद अचानक से उसकी आत्मा उस बच्चे यानी उसके भाई हवान के पास आकर उससे कहती है कि सॉरी हवान, मैं तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। और वो अपनी बहन को ऐसे देखकर बहुत रोता है। वो आत्माओं को देख सकता था और वो बार बार अपनी बहन से कह रहा था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, पर तभी सेरा वहाँ पर गायब होने वाली थी। नर्सेस भी डॉक्टर डू जिन से कह रही थी कि सर आप उसे छोड़ सकते हो, वो अब नहीं बचने वाली, लेकिन डॉक्टर डू जिन हार नहीं मानता और अचानक से एक चमत्कार होता है और सेरा की सांसें दोबारा से चलने लगती है। फिर अगले दिन वो दोनों सेरा और हवान से मिलते हैं और यहाँ पर सेरा की बेस्ट फ्रेंड भी उसका फेवरेट डिश लेकर आई थी, और यहाँ पर इन सभी का एक हैप्पी रियूनियन होता है। जिसके बाद मिन और कैंग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और तभी मिन रास्ते में कैंग से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कैंग भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाती वरना वो गायब हो जाएगी। इसलिए वो कहती है कि एक इंसान और एक आत्मा प्यार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम ऑफिसर चिन मे को देखते हैं, जो उन्हीं दोनों ऑफिसर्स के साथ मिलकर मिन की मॉम वाले केस पर काम कर रहे थे। फिर वो ऑफिसर्स को बताता है कि मेरे कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि कोई हॉस्पिटल का वर्कर ही इसमें शामिल है और इन सभी लोगों को जिंगवू पर ही शक होता है। और डॉक्टर डोजन ने अब फाइनली जिंगवू को हॉस्पिटल से निकाल दिया था, लेकिन जिंगवू उसे वार्न करता है कि उसके पास कोई ऐसा राज है जिससे हॉस्पिटल का नाम खत्म हो सकता है। दूसरी तरफ मिन और कैंग एक डेट पर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें डॉक्टर डोजन और सूरी मिलते हैं। डॉक्टर डोजन सूरी के साथ डेट पर आया हुआ था और डोजन को देखकर अचानक कैंग को एक फ्लैशबैक आता है और वो मिन से कहती है कि ये आदमी मुझे जानता है, इसे मेरी फोटो दिखाओ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर डोजन कैंग को पहले से ही जानता था और वो यहाँ बताता है कि कैंग की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन मिन की मॉम की मौत हुई थी, यानी कि कुछ तो है जो इन सभी को कनेक्ट किए हुए है। वो फौरन ही ये जानकारी ऑफिसर्स को बताते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इसके बाद इन ऑफिसर्स को एक सीनियर नर्स ही उन पर शक जाता है। इस दौरान मिन कैंग की मौत का राज पता करने की कोशिश
कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका शक बढ़ता ही जा रहा था कि उसकी मॉम और कैंग के बीच इतनी सारी चीजें कॉमन कैसे है। ये राज पता करते हुए ये दोनों एक आदमी की आत्मा के पास पहुंचते हैं जो कई महीनों से इसी हॉस्पिटल के टेरेस पे था। वो आदमी उनसे कहता है कि मैं इस पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। तो ये लोग भी मान जाते हैं। कैंग कहती है कि कितनी दुख की बात है न, हम इस दुनिया में किसी से भी कितना ही प्यार क्यों न कर ले, एक न एक दिन हम अलग हो जाएंगे। ये बात सोचकर ही मुझे घबराहट होने लगती है। तभी मिन कहता है कि क्या उस दिन को सोच कर डरना चाहिए या फिर जो दिन हमारे पास बचे हैं उन्हें खुलकर जीना चाहिए। इसके बाद वो उसको किस कर लेता है। अगले दिन वो दोनों डेट पर जाते हैं और इस डेट में उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर इन दोनों को याद आता है कि इन्हें तो उस आदमी की मदद भी लेनी है जिसे वो हॉस्पिटल की छत पर मिले थे, और हमें पता चलता है कि उस इंसान का नाम है योंग सन। दरअसल पहले वो एक ऑफिसर रह चुका था और चीफ ऑफिसर चिन मे का बहुत अच्छा फ्रेंड भी था, लेकिन अब उनकी मौत हो चुकी है। पर वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते थे क्योंकि सालों से वो इसी हॉस्पिटल में कैद है। अब इस जानकारी के बदले में इन दोनों को योंग सन की आखिरी इच्छा पूरी करनी थी, जो कि है उनकी बेटी को आखिरी अलविदा कहना, जो फॉरेन में रहती है। अब उनकी बेटी तो फॉरेन में रहती थी, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि स्पीच देने के लिए उसे कोरिया आना पड़ा और ये बात उन्हें पता चल जाती है, जिसके बाद ये लोग उससे मिलने जाते हैं। पर वो योंग सन का यानी कि अपने फादर का नाम सुनते ही नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने फादर से नफरत करती थी क्योंकि वो उसे कभी भी वक्त नहीं देते थे बल्कि सिर्फ केसेस में बिजी रहते थे, और आज ये सुनकर योंग सन को बहुत दुख पहुँचता है। बाद में मिन किसी तरह से उस लड़की को मनाकर उसे उसके पुराने घर लेकर आता है जहाँ पर वो पहले साथ में रहते थे, और यहाँ पर योंग सन अपनी बेटी को अपने दिल की सारी बातें बताते हैं कि कैसे जो गलतियां उनसे पास्ट में हुई आज तक वो उन सभी के लिए शर्मिंदा है। हर रोज वो इस बात से दुखी होते हैं कि वो अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाया और बचपन में ही उसे उसने फौरन भेज दिया। वो ये सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन बस वो अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता है। वो उसे उन पलों को भी याद दिलाता है जो उन्होंने साथ में बिताए थे। ये सारी चीजें मिन के जरिए वो सुन पा रही थी। पहले तो उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थी, तो इसलिए उसे इन भूतों पर तो यकीन नहीं था, लेकिन जब इतने डिटेल्स को वो मिन के मुंह से सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है। और यहाँ पर वो बहुत रोने लगती है और वो अपने फादर को माफ कर देती है, और अब यहाँ पे योंग सन की आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है, यानी कि अपनी बेटी से माफी मांगने की इच्छा। और अब वो इस केस से जुड़े राज को रिवील करता है और उन्हें एक एड्रेस बताता है और सिर्फ वहाँ पर जाने को बोलता है कि तुम इस एड्रेस पे जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर डोजन को दिखाया जाता है जिसके हॉस्पिटल में जिंगवू चाकू लेकर हमला कर देता है, जिससे डोजन को चोट लग जाती है और जिंगवू बाहर निकल जाता है। इसके बाद नर्स हायन डोजन के पास आती है और हमारे सामने रिवील किया जाता है कि हायन का डोजन से एक खास रिश्ता है। दरअसल वो डोजन के फादर की केयरटेकर रह चुकी थी, जिसने डोजन के फादर को जान से मारकर डोजन को बचाया था, क्योंकि उसके फादर उसे हमेशा मारा करते थे, जिससे डोजन काफी बदल गया। इसके बाद कैंग और मिन जब योंग सन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक लाश पड़ी है और ये एड्रेस जिंगवू का था। कमरे के अंदर बहुत सारे लोगों की फोटोज लगी हुई थी, जिनमें से एक फोटो मिन की भी थी। और तभी हम देखते हैं कि नर्स हायन उसी फ्लैट की नेबर थी और कमरे में लाश के पास मिन को देखकर वो फौरन ऑफिसर्स को बुलाती है और यहाँ पर मिन को पकड़ लिया जाता है। इसके ठीक बाद दूसरी तरफ हमारे सामने एक और राज रिवील होता है, जहाँ हम चिन मे को देखते हैं जो अपने घर के एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ हम कैंग को देखते हैं जो कि अभी जिंदा है। दरअसल वो कोमा में थी लेकिन मरी नहीं थी और उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस की कस्टडी में मिन अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज मेरी ग्रैंडमदर को ये बात पता चलने मत देना, और किसी तरह से वो पूरी रात वहीं पर बिताता है। इसके बाद अगले दिन दोनों ऑफिसर्स आकर उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हमें कातिल का पता चल गया, वो दरअसल जिंगवू है और उस घर में वो लाश भी जिस औरत की थी उसे जिंगवू ने ही मारा है। इसके बाद कैंग बाहर आकर गौर करती है कि बोर्ड में एक फोटो लगी हुई थी और वो फोटो चिन मई की थी कैंग के साथ, और इसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि कैंग चिन मई की ही बेटी है। वो लोग फाइनली उनसे मिलने उनके घर जाते हैं, जहाँ कैंग अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसने मिन को मना किया था कि वो उसके फादर को आत्मा होने वाली बात ना बताए। वहाँ पर मिन कैंग का दोस्त बनकर गया था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं आपकी बेटी को सालों से जानता हूँ, मेरी मॉम और वो बहुत क्लोज थी और उन दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई थी। शायद ये दोनों केसेस रिलेटेड है, जिस पर चिन मई कहता है कि हो सकता है, पर एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी के दोस्त थे, लेकिन मुझे तुम पर अब तक भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे अभी कुछ टाइम सोचने दो। वो कैंग के कोमा में होने वाले राज की ही बात कर रहा था। इसके बाद वो कैंग के कमरे में जाकर उससे बात करता है कि क्या मुझे मिन को तुम्हारे जिंदा होने वाली बात बता देनी चाहिए। फिर हम कैंग और मिन को देखते हैं जो उस अपार्टमेंट वाली लाश की आत्मा से मिलते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसे जिंगवू ने नहीं मारा, क्योंकि जिंगवू तो उसका बॉयफ्रेंड है।
बल्कि उसने तो किसी को भी नहीं मारा। ये जानकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं कि अगर इसे जेंगवू ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा। इसके बाद वो लोग जेंगवू को ढूंढने जाते हैं क्योंकि अब सिर्फ वही है जो असली कातिल का राज बता सकता है। लेकिन जहाँ पर मिन उस आत्मा से मिल रहा था उसके ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ये सब कुछ डॉक्टर डोजन देख रहा था। लेकिन कैमरे में आत्मा तो नहीं दिखती बल्कि सिर्फ मिन ही नजर आता है और इस चीज से मिन डॉक्टर डोजन की नजर में आ गया था। इसी बीच यूनसू की मॉम, जिन्हें भूलने की बीमारी थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जैसे ही डोजन को पता चलता है कि ये ओल्ड लेडी मिन के दोस्त की मॉम है तो वो एक बहुत ही वियर्ड स्माइल देता है और अगले ही दिन उन्हीं ओल्ड लेडी का फ्यूनरल रखा जाता है, यानी कि डोजन ने उन्हें मार दिया था। और इसके बाद वो खुद ही दुख जताने के लिए उस फ्यूनरल में भी शामिल होता है। लेकिन कैंग, जो कि एक आत्मा है, जब वो गौर से देखती है कि ये बंदा रोने की जगह बार बार ईवल स्माइल दे रहा था तो इसे देखकर वो हैरान होती है और वो मिन से कहती है कि इससे पूछो कि वो यहाँ पर क्यों आया है। पूछने पर डोजन कहता है कि वो अपने खास पेशेंट्स का फ्यूनरल अटेंड करता है। लेकिन कैंग फिर भी कन्विंस नहीं होती। यूनसू की मॉम की आत्मा मिन के पास आती है और जब मिन यूनसू को बताता है तो वो मानती ही नहीं और जब उसकी मॉम वो बातें शेयर करती है जो सिर्फ यूनसू जानती थी तो उसे मानना पड़ता है। फिर वो साथ में एक रोड ट्रिप पर जाते हैं जो कि उसकी मॉम की आखिरी इच्छा थी, यानी कि अपनी प्यारी बेटी के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पर जाने की इच्छा। और इसके बाद अब वो भी गायब हो जाती है और उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। अब मिन अपने घर पर आ जाता है जहाँ पहले से डॉक्टर डोजन आया हुआ था और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी दादी ने बुलाया था। अब यहाँ पर कैंग गौर करती है कि वो छुपकर घर में छानबीन कर रहा है तो इसलिए उसका शक डोजन पर बढ़ता ही जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डोजन ने एक जगह पर जेंगवू को बांध के रखा था, यानी कि डॉक्टर डोजन ही इन सभी चीजों के पीछे था। फिर कैंग अकेले में नर्स हेयोन के कमरे में जाती है और वो देखती है कि ये बाइक दरअसल उस नर्स की थी और वो ये राज मिन को बताकर उससे कहती है कि उन्हें कहो ये सच बताने के लिए कि असली कातिल कौन है और वो उसे उन फोटोज को ऑफिसर्स को देने को बोलती है। मिन बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसके बाद डॉक्टर डोजन मिन को मारकर किडनैप कर लेता है और उसके सामने वो रिवील करता है कि ये सारा कुछ जो अभी तक चल रहा था वो उसने खुद किया, यानी कि उसकी मॉम और कैंग को भी उसी ने ही मारा है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि जब मैं उन्हें मार रहा था तो तुम समझ रहे थे कि मैं उन्हें बचा रहा हूँ और तुम प्रेयर कर रहे थे कि मैं उनकी जान बचा लूं, जबकि मैं तो उनकी जान ले रहा था। और ये कितनी अजीब बात है ना कि तुम इतने दिनों से अपनी ही मॉम के कातिल को रिस्पेक्ट दिए जा रहे थे। और अब यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम मिन की मॉम को देखते हैं जो कैसे हर रोज टैक्सी चलाने जाती थी। लेकिन उस वक्त मिन अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता था क्योंकि उसे बुरा लगता था कि उसकी मॉम टैक्सी चलाती है तो तब जाकर घर पे पैसे आते हैं। उसे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। और दूसरी तरफ कैंग एक ऑफिसर थी और बाकी टैक्सी ड्राइवर्स के साथ मिलकर उन लोगों ने उसकी माँ को ग्रुप में शामिल कर लिया था ताकि वो साथ में चोरों को पकड़ सके। इसलिए उसकी माँ कैंग की अच्छी दोस्त थी। एक बार उसकी माँ ने कैंग को अपना हेयर बैंड दिया था और उसी के साथ वो एक पार्टी में आती है और ये पार्टी उनके एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी जिसमें वो हॉस्पिटल की नर्स हेयन से एक विक्टिम की जानकारी निकालने आई थी। वो विक्टिम कैंग की एक फ्रेंड थी, लेकिन वहाँ पे हेयन कैंग को अपने घर लेकर आ जाती है जहाँ डॉक्टर डोजन भी मौजूद था और यहाँ पर उन लोगों ने उसे एक ड्रिंक पिलाई जिससे वो बेहोश हो रही थी। जिसके बाद डोजन उसका वीडियो बनाकर उसे जान से मारने वाला था जैसा कि वो बाकी सभी के साथ करता था। लेकिन कैंग किसी तरह से उसे धक्का देकर भागते हुए नीचे आ जाती है जहाँ मिन की मॉम की टैक्सी खड़ी थी जो कि अपने बेटे से फोन पर बात कर रही थी। जब वो कैंग को इस हालत में देखती है तो वो उसे टैक्सी में बैठने में मदद करती है, लेकिन तब तक डॉक्टर डोजन वहाँ आ जाता है। वो भागते हुए ड्राइवर सीट की तरफ जाती है, लेकिन तभी कोई पीछे से बाइक पर आकर उन्हें उड़ाकर मार देता है। अब मिन पास में ही था और वो भागता हुआ वहाँ पर पहुँचता है और डॉक्टर डोजिन जब गाड़ी में देखता है तो उसे लगता है कि कैंग मर चुकी है, इसलिए वो एम्बुलेंस में मिन की माँ के साथ चला जाता है और रास्ते में ही वो उन्हें मार देता है। मिन दूसरी टैक्सी में अपनी माँ का पीछा करता है और वही दूसरी टैक्सी जो उसकी माँ की थी उसके अंदर कैंग थी और वो मरी नहीं थी बल्कि सिर्फ बेहोश हुई थी। और हम देखते हैं कि वही बाइक वाला इंसान उसे चिन माए के घर पर छोड़ आता है और जो फोन उस टैक्सी में छूट गया था वो कैंग का ही था जिससे उसकी आत्मा बाद में जाकर जुड़ गई थी। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मिस्टर ली जिसे हमने शुरुआत में देखा था उसकी मौत के पीछे भी डोजिन ही शामिल था और उसी ने सबको मारा था और ऐसे ही उसने कितने लोगों को मार दिया ये कोई नहीं जानता। लेकिन वो अपने विक्टिम्स की वीडियो जरूर बनाता था क्योंकि उन्हें तड़पते हुए देखकर उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि वो एक साइकोपैथ था जिसे लोगों की जान बचाना और बाद में उन्हें मारना बहुत पसंद था। और यहाँ पर वो सारी वीडियोस मिन को भी दिखाता है कि कैसे उसने उसकी माँ को मारा था और कैसे उसने कैंग को मारा और कैसे उसने उसकी दोस्त की माँ को भी मारा। वो लोगों को मारने के लिए एक इंजेक्शन का यूज करता था जिसमें एक खास किस्म के ड्रग्स होते थे और इन इंजेक्शंस का सप्लायर कोई और नहीं बल्कि जेंगवू था और लोगों को मारने के बाद उसका बाकी का काम हेयन देखती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यों डॉक्टर डोजन जेंगवू को वहाँ से निकालना चाहता था, क्योंकि जेंगवू अब उनके साथ और काम करना नहीं चाहता था, इसीलिए
इसीलिए डोजन ने जिंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया। पूरी कहानी बताने के बाद डॉक्टर डोजन यहाँ पर आग लगाकर भाग जाता है। कैंग उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है और इस सिचुएशन में उसके पास एक अजीब सी ताकत आ जाती है जिससे वो किसी तरह से उसे बचा लेती है। तब तक यहाँ पर ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं क्योंकि मिन ने अपनी लोकेशन चिनमे को पहले ही दे दी थी। मिन को तो वो बचा लेते हैं लेकिन अब तक जिंगवू मर चुका था और ये सब कुछ डोजन छुप कर देख रहा होता है। जिसके बाद वो हयो से आकर कहता है कि अब उसका क्या होगा क्योंकि ऑफिसर्स को पता चल चुका है कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। जिस पर हयो कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसकी वजह से ही मिन की मॉम की मौत हुई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर डोजन खुद ही पुलिस स्टेशन आ गया था लेकिन बिना किसी सबूत के ऑफिसर्स को उसे छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो हायुन से डिस्कस करता है कि मिन के पास ऐसा कुछ तो है जिससे वो ये सारे केसेस सुलझा पा रहा है। जिस पर हयो कहती है कि हाँ मैंने भी उसे खुद से बातें करते हुए देखा है। इसलिए वो आधी रात को मिन की टैक्सी में एक हिडन कैमरा लगा देता है और अब हर वक्त डोजन मिन को देख पा रहा था। अब जिंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा कैंग और मिन से मिलते हैं और हम देखते हैं कि जिंगवू बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो डोजन से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसने उन दोनों को ही जान से मार दिया। मिन कहता है कि मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा और मैं तुम्हारा बदला उससे जरूर लूंगा और वो उससे प्रॉमिस करता है। जिसके बाद जिंगवू और उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। कैंग मिन को एक आइडिया देती है कि जिंगवू के पास एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें डॉक्टर डोजन के खिलाफ सारे सबूत उन्हें मिल जाएंगे। जिसके बाद वो लोग उसके पुराने घर से उस रिकॉर्डिंग को लेकर आते हैं और ये देखकर डोजन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो समझ गया था कि पुलिस अब उसे पकड़ लेगी इसलिए वो एक सीक्रेट जगह पर जाकर छुप जाता है। अब मिन सोचता है कि आखिर रिकॉर्डिंग वाली बात डोजन को कैसे पता चली। वो कहीं पर तो छुप गया है और जरूर वो उसे ट्रैक कर सकता है। फिर जब वो अपनी टैक्सी में चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक हिडन कैमरा मिलता है जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो कैमरा में देखकर कहता है कि डोजन इंतजार करना मैं आ रहा हूँ। अब वो हयो के पास जाकर कहता है कि हमारे पास सबूत है और अब हम डोजन को ढूंढकर मार देंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये सुनकर हयो डरते हुए फौरन डोजन के पास जाती है और ये दोनों उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। हयो डोजन के कहने पर वहाँ से कहीं चली जाती है और तब मिन डोजन को पकड़ने के लिए जाता है। जिसके बाद इन दोनों की हाथापाई में वो पुराना फोन डोजन के हाथ लग जाता है और उस फोन को हाथ में लेते ही डोजन कैंग को देख पा रहा था। अब वो यहाँ पर परेशान हो जाता है कि कैंग अब भी जिंदा कैसे है और तभी यहाँ पर उसे समझ में आता है कि ये कैंग की आत्मा है और यही मिन की शुरुआत से मदद कर रही थी। वो मिन से कहता है कि तुम तो मेरे से कई कदम आगे निकल गए लेकिन अब नहीं। जिसके बाद वो उस फोन को जला देता है जिससे कैंग मिन की आंखों के सामने से गायब हो जाती है हमेशा के लिए। और तब तक ऑफिसर्स यहाँ पहुँच जाते हैं और डोजन को पकड़ लेते हैं लेकिन यहाँ पर डोजन बहुत खुश था कि वो जीत गया है। मिन को रोता हुआ देखकर चीन मई उससे कहता है कि आखिर हुआ क्या है। तो मिन बताता है कि आपकी बेटी की आत्मा मेरे साथ थी और शुरुआत से वही मेरी मदद कर रही थी और आपके घर पर भी वो मेरे साथ ही आई थी पर अब वो नहीं रही। और अब ये सुनने के बाद चिन में उसे अपने साथ लेकर उसी सीक्रेट कमरे में जाते हैं जहाँ पर कैंग थी। अब कैंग को जिंदा देखकर मिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हयो पुलिस स्टेशन जाकर सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है और डोजन को बचा लेती है। डोजन को वापस डॉक्टर वाला काम मिल जाता है लेकिन उस रात हायुन जेल में ही अपनी जान ले लेती है और इस बात से ऑफिसर्स पूरी तरह से शॉक थे। फिर जब डोजन को पता चलता है कि उसके हॉस्पिटल में कैंग को एडमिट करवा दिया गया है और वो इतने टाइम से कोमा में थी तो ये सुनकर वो उसे चुपके से मारने की कोशिश करता है ताकि वो अपने से जुड़े सारे सबूतों को खत्म कर सके। लेकिन तभी कैंग अपनी आंखें खोलती है और उसे हेलो कहती है। ये देखकर डोजन डर जाता है और तभी मिन उसे पकड़कर उसे दूर फेंकता है। जिसके बाद डोजन वहां से भागता है और सारे ऑफिसर्स और मिन मिलके उसे पकड़ नहीं पाते और तभी वो सूरी को मारने की धमकी देता है और उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। इन लोगों के बीच एक लंबी चेस होती है और रास्ते में डोजन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम कैंग और मिन को देखते हैं जो आखिरकार एक साथ आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ जेल में डॉक्टर डोजन को कुछ आत्माएं आकर एक दर्दनाक मौत देती है और ये उन लोगों की आत्माएं थी जिनके साथ उसने बहुत बुरा किया था और अब उन आत्माओं का बदला भी पूरा हो जाता है। अब कैंग दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है लेकिन सीनियर ऑफिसर्स आज उसे एक दिन का ब्रेक देते हैं और इस बीच मिन और कैंग डेट पर जाते हैं। अब वो एक इंसान थी और आज वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर मिन शेमन के पास जाता है और उससे ये पूछता है कि उसने सारी आत्माओं को देख लिया लेकिन अपनी मॉम की आत्मा को अभी तक नहीं देखा। तो शेमन उसे बताता है कि वो एक जगह पर कैद है क्योंकि उनका आखिरी सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है और इसलिए तुम्हें वो वहीं पर मिलेंगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। शेमन ने उन्हें कहा था कि वो जगह एक रेस्टोरेंट होगी। फिर मिन जब उस रेस्टोरेंट पर पहुँचता है तो उसे उसकी मॉम की
आत्मा वहीं पर मिलती है और ये रेस्टोरेंट उसकी मॉम का फेवरेट था। वहाँ पर वो अपने बेटे को इतने टाइम बाद देखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम एक ना एक दिन यहाँ पर जरूर आओगे। कैंग यहाँ पर उनसे माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं उस दिन आपसे ना मिली होती तो आज आप जिंदा होती। जिस पर वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद कैंग कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके बेटे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर मिन की मॉम खुश थी कि उनका बेटा कैंग के साथ हमेशा खुश रहेगा। और यहाँ पर उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती है, जो थी अपने बेटे के लिए उसका फेवरेट खाना बनाना। जिसके बाद वो अब यहाँ से गायब हो जाती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। अब अगले दिन ग्रैंडमदर घर पर खाना तैयार कर रही थी और वो इमेजिन कर रही थी कि यहाँ पर मिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर खाने पर आया है, पर तभी उनकी आंखें खुलती हैं कि ये तो उनका एक सपना था। और तभी डोरबेल बजती है और सच में मिन सामने से अपनी गर्लफ्रेंड को ही खाने पर लेकर आता है। और यहाँ पर वो कैंग को देखकर कहती है कि तुम तो वही सपने वाली लड़की हो। जिसके बाद वो उसे गले लगा लेती है। अब लास्ट में कैंग को एक केस की लीड मिलती है और वो मिन के साथ उस केस को सुलझाने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद वो टैक्सी में एक पैसेंजर लेते हैं जो कि एक आत्मा निकलती है। कैंग उसे नहीं देख सकती थी क्योंकि अब वो एक इंसान बन चुकी थी, मगर मिन उसे देख पा रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या आपके पास पैसे हैं, जिस पर वो हाँ बोलती है और कैंग कहती है कि चलो शुरू करते हैं हमारी गोस्ट टैक्सी। और इसी के साथ ये थ्रिलिंग सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे किसी न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।